हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का चैप्टर है हमारा चुनाव और प्रतिनिधि। तो चुनाव और प्रतिनिधि चैप्टर से भी हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है। तो इस वीडियो का लिंक हम उस वीडियो में दे देंगे। तो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 हो जाएगा। हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के आए हैं इसी चैप्टर से, चुनाव और प्रतिनिधि चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कुछ लेकर के आए हैं, क्योंकि एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछता है। चैप्टर के क्वेश्चन के अलावा भी और क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता वहाँ पर कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इसलिए इस चीज़ को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कुछ लेकर के आए हैं इसी चैप्टर से। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को हमने पहले भी बताया है, डिटेल में इसको समझाया है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है क्या? तो यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है जो पहले जीता, यानी जिसको जो सबसे ज़्यादा अधिक वोट मिला वही प्रत्याशी विजयी होता है। तो देखते हैं इसका आंसर। चुनाव व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाता है, जितने भी प्रत्याशी वोट में चुनाव में इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो सभी प्रत्याशियों से जिस प्रत्याशी का सबसे अधिक वोट मिलता है उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, वही विजयी कहलाता है। और विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, कुल मत जितना है उसका बहुमत मिले, ये जरूरी नहीं है। इसमें ये होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये होता है कि इसमें जितने भी प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों में जिसको सबसे ज़्यादा अधिक वोट मिलता है वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, चाहे उसको कुल बहुमत का कुल मतों का बहुमत मिले या ना मिले, उसको सबसे ज़्यादा जितने प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा अधिक वोट होना चाहिए। तो इसी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो इस विधि से जो सबसे आगे वही जीते, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। का मतलब है जो सबसे आगे वही जीते, यानी जिन प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उसी को विजयी घोषित किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व से आपका क्या अभिप्राय है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व से जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और वो सिर्फ हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए इसमें भारत में इसको इस प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। तो प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशी को एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। तो चुनाव की इस व्यवस्था को ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं, यानी जितने प्रतिशत उसको वोट मिलते हैं उतने ही प्रतिशत सीटें उसको मिलती है किसी भी पार्टी को। तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ये होता है कि किसी भी पार्टी को उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला ये है कि कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड को अगर हम देखते हैं तो इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जबकि हमारा देश में वैसा नहीं है। हमारा देश में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मानते हैं। हमारा देश में है कि कोई भी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि खड़ा होता है। तो इजराइल और नीदरलैंड में अगर हम देखते हैं तो इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दूसरा तरीका यह है कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल को देख करके हम इसको समझते हैं कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है कि जहां पूरे देश का बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन
क्षेत्र से जाना होता है। तो इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। राजनीतिक दल के समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में राजनीतिक दल को वोट दिया जाता है, ना कि प्रत्याशी को। जबकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में क्या होता है, उसमें होता है कि प्रत्याशी को वोट दिया जाता है, जो प्रत्याशी होता है उसको वोट दिया जाता है, ना कि किसी पार्टी को। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को वोट देते हैं, ना कि प्रत्याशी को। तो एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती है। तो इसी को बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना कीजिए। यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की बात कर रहा है। सर्वाधिक वोट पाने वाले का जो जीत होता है, उसमें जिसको सबसे ज्यादा, जिस प्रत्याशी के सबसे ज्यादा वोट मिलता है, उस प्रत्याशी की विजयी घोषित होता है। तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था है, उसको उसमें क्या डिफरेंस है, तो दोनों को तुलना करने बोल रहा है। तो आइए हम देखते हैं सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत वाली सिस्टम को हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें है सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत सिस्टम जो है, उसमें पहला है कि पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या फिर जिला कहते हैं। और कोई भी एक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी वहां से खड़ा होता है, जिसको जनता द्वारा मत दिया जाता है, वोट दिया जाता है। और दूसरी बात है सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत प्रणाली में कि हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल और केवल एक प्रतिनिधि चुना जाएगा सर्वाधिक वोट वाले प्रणाली में। और तीसरी बात यह है कि मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी को। किसी पार्टी को यहाँ पर सर्वाधिक वोट वाले प्रणाली में मतदाता किसी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, यहाँ किसी प्रत्याशी को वोट देते हैं। और चौथी बात यह है कि पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या फिर कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। और पांचवी बात यह है कि विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50% +1 होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। उसको जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी में जिसका भी सबसे ज्यादा मत मिलता है, उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें पांचवी बात यह है कि विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं होता है कि वोटों का बहुमत 50% +1 मिले, जबकि समानुपातिक प्रणाली में ऐसा होता है। और छठी बात यह है कि उदाहरण के लिए, इसका उदाहरण जो है भारत में नहीं होता है इस तरह का सिस्टम, हर जगह सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होता है, राज्यसभा के लिए। तो इसका उदाहरण हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ भारत। यूनाइटेड किंगडम ऑफ भारत में फर्स्ट पोस्ट जो सर्वाधिक वोट वाले जो प्रणाली है वो सिस्टम चलता है। तो ये इसका भारत में यूनाइटेड किंगडम में होता है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में भारत में नहीं होता है। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए और राज्यसभा के लिए इस प्रणाली को अपनाया जाता है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम इसका उदाहरण हो गया सर्वाधिक वोट वाले जीत प्रणाली, जिसको बोलते हैं सर्वाधिक वोट वाले जीत प्रणाली, जिसमें किसी उम्मीदवार को वोट दिया जाता है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी को। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये है, इसमें पहली बात यह है कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में गिना जाता है। दूसरी बात है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जबकि सर्वाधिक वोट वाले प्रणाली में होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और यहाँ पर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। और तीसरी बात है कि मतदाता पार्टी को वोट देते हैं, जबकि सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली में होता है मतदाता किसी प्रत्याशी को वोट देता है, ना कि पार्टी को।
और चौथी बात है कि हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है। पांचवी बात है कि विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है, वोट का बहुमत जैसे 50% +1 हासिल होता है। और छठी बात है, इसका उदाहरण हो गया इजराइल और नीदरलैंड। तो इजराइल और नीदरलैंड में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है और सर्वाधिक वोट वाला प्रणाली भारत और यूनाइटेड किंगडम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है। जैसे हमारा भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है, तो इसका क्या अभिप्राय है। तो लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी होता है। इसी को वयस्क मताधिकार प्रणाली कहते हैं। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से भी जाना जाता है। तो अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी देर और बड़े संघर्ष के बाद मिला। वयस्क मताधिकार वाली प्रणाली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसको बोलते हैं, तो इसको बहुत सारे देश में तो बहुत संघर्ष करने के बाद मिला और महिलाओं को तो और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता जो थे उन्हें महसूस था कि वयस्क मताधिकार प्रणाली सबसे अच्छा प्रणाली है, उसमें सबका अधिकार, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबका एक समान अधिकार मिले। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष बहुमत का अर्थ क्या है। विशेष बहुमत क्या होता है। तो विशेष बहुमत का अर्थ होता है, जिसमें पहला है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत मिलनी चाहिए। मतदान करने वाले सदस्यों का उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत मिलनी चाहिए और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, तो इसी को बोलते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत द्वारा पारित जिसको बोला जाता है होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के पास क्या काम है, उनका वर्णन कीजिए। तो भारत के निर्वाचन आयोग के पास बहुत सारे काम होती है, जिसमें पहला है कि वह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है। मतदाता सूची में नया नया नाम जोड़ता है और जो जिसके नाम छूट जाते हैं उसको जोड़ने का प्रयास करता है, ताकि किसी का भी इसमें से नाम ना छूट पाए, मतदान देने का मौका इस प्रकार का ना मिले, इस तरह का गलतियां ना हो। तो इस तरह की गलतियां को सुधारने का काम निर्वाचन आयोग के पास है। और पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाए और न ही उनमें से ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के आयोग हो या जीवित ही ना हो, तो इसका काम निर्वाचन आयोग के पास होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस काम को किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि वह चुनाव के समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो। तो इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है, चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा। यह सब चुनाव ये सब का सब निर्वाचन आयोग का काम होता है। और तीसरी पॉइंट है कि इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश में किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित कर सकता है या फिर रद्द कर सकता है कि वहाँ उसका अनुकूल माहौल नहीं है। अगर अनुकूल माहौल नहीं मिलता है तो चुनाव आयोग का यह अधिकार है कि वह स्थगित कर सकता है, चुनाव को रद्द कर सकता है। तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना अगर वहां पर संभव नहीं होता है, उसके अनुकूल चुनाव के अनुकूल माहौल नहीं बनता है, तो वहां पर चुनाव आयोग का यह अधिकार है कि चुनाव को रद्द कर सके या फिर स्थगित कर सके। तो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। आचार संहिता लागू करने का काम भी निर्वाचन आयोग का ही होता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी, तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। तो यह है चुनाव आयोग का काम। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। निर्वाचन आयोग का ये सारे काम है निर्वाचन आयोग का, दल का मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करने का अधिकार चुनाव आयोग का ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून के द्वारा चुनाव सुधारों का वर्णन कीजिए, या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव में किस प्रकार के संशोधन किए गए उसका वर्णन कीजिए। तो चुनाव में कई प्रकार के संशोधन किए गए हैं, जैसे हमारे चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार के समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इसे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। सांसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाया जाए। और तीसरी पॉइंट है कि चुनावी राजनीति में धन नहीं, गलत टाइप हो गया है, धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष विधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। तो चुनावी राजनीति में जो धन का प्रभाव जो होता है उसको नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी होता है, नियंत्रण होना चाहिए इस पर, और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। इसके लिए सरकार को एक विशेष विधि को चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए, विशेष विधि से। और चौथी पॉइंट है कि जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी या मुकदमा हो, चाहे वो किसी भी उम्मीदवार हो, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, तो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। और चौथी पॉइंट है कि चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और पांचवी पॉइंट है कि राजनीतिक दलों को कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्य विधियों को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होनी चाहिए। तो इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए, और ये काम है चुनाव आयोग का करना। नेक्स्ट काम है, निर्वाचन आयोग को किस स्थानों पर चुनाव करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो निर्वाचन आयोग में जैसे असम हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिनाइयां परिस्थितियां का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में चुनाव प्रक्रिया के बीच में रोकना पड़ा और क्यों, कारण क्या था। तो 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा था, क्योंकि प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। राजीव गांधी उस समय चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे थे, तो उसी समय राजीव गांधी की हत्या हो जाने के कारण 1991 में चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा था, रद्द करना पड़ा था। तो ये थे हमारे चुनाव और प्रतिनिधि चैप्टर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।